हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना नया टॉपिक रहेगा भारत की जनसंख्या। कौन सा टॉपिक रहेगा? भारत की जनसंख्या। और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इसी के लिए हमने ये कंप्लीट स्लाइड के साथ कंप्लीट फैक्ट तैयार किए भाई, है ना। क्यों किए? क्योंकि यहाँ से हर एक फैक्ट अपने आप में एक प्रश्न है और उसी को हम तैयार करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है, टॉपिक का नाम है भारत की जनसंख्या। क्या नाम है? भारत की जनसंख्या। तो जब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या या जनगणना जो हम करते हैं कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या का निर्धारण करना है, पता लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां की जनगणना करवानी पड़ेगी। उस क्षेत्र विशेष की हमें जनगणना करवानी पड़ेगी। तो ये जो जनगणना की जो पद्धति शुरू हुई थी, ये शुरू कहां से हुई थी? सबसे पहले जो जनगणना विश्व स्तर पर, विश्व इतिहास में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1749 ईस्वी में। और देश करवाने वाला जो था उसका नाम था स्वीडन। कौन सा देश था भाई? स्वीडन। लेकिन ये जो जनगणना थी इसका कोई आधार नहीं था। और सबसे पहली विश्व स्तर पर सबसे पहली जो जनगणना होती है वो होती है कहाँ? दशक की जो जनगणना होती है वो होती है 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में। और 1790 ईस्वी में कहाँ होती है? अमेरिका में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम दशक की जनगणना 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1790 ईस्वी में सर्वप्रथम दशक की जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। लेकिन जब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत। तो हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में जो जनगणना का प्रथम साक्ष्य, यानी प्रथम साक्ष्य जो हमें मिलता है वो मिलता है, प्रथम साक्ष्य मिलता है अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये कौन लिखता है? ये लिखता है कौटिल्य। कौन लिखता है? कौटिल्य। ये वही कौटिल्य है जिसे हम क्या कहते हैं? चाणक्य। क्या कहते हैं भाई? चाणक्य। और ये मगध के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है हमें अर्थशास्त्र, जो कि लिखता है कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। जो चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री रहा था, है ना। और इसने सबसे पहले भारत में जनगणना की कुछ डिटेल लिखी। लेकिन जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अबुल फजल और फैजी, ये दो हमारे राजस्थान नागौर के निवासी थे। अबुल फजल अपनी रचना करता है, स्वयं की उसकी रचना है जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है भाई? आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी में बताता है कुछ फैक्ट जनगणना की, है ना। तो हमसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत की जनगणना के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अर्थशास्त्र से मिलते हैं। लेकिन जब हम बात मध्यकाल की करते हैं तो हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, वहां से हमें कुछ जनगणना का उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। और उस समय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, है ना। उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना करवाई थी। लेकिन ये जो जनगणना थी ये दशकीय जनगणना नहीं थी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत में प्रथम दशकीय जनगणना, और ये शुरू हुई थी कब? 1881 में। कब हुई? 1881 में। और इस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में करवाई गई थी, है ना। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम जो जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, है ना। प्राचीन भारत की जब बात की जाती है तो आपको बताना है अर्थशास्त्र में प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकाल में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अबुल फजल जो है उसकी पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई। लेकिन जब मैं बात करता हूं दशक की जनगणना की तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो यहां मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, कमेंट में नोट करके बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ना। इसी के साथ जब मैं बात करता हूं
जब मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। और 1901 में प्रथम जनगणना करवाई गई थी, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1901 में। 1911 की जो जनगणना हुई वो थी सांगोपांग मॉडल पर आधारित। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है, मॉडल पूछ लिए जाते हैं। तो 1911 की जो जनगणना हुई थी वो सांगोपांग मॉडल पर आधारित थी, जबकि 1931 की जो जनगणना थी वो थी डिफेक्टो मॉडल पर आधारित। कौन से मॉडल पर? डिफेक्टो मॉडल पर, है ना। डिफेक्टो मॉडल पर आधारित थी वही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए, है ना। यहाँ से हर एक प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जब 1941 की जनगणना की, तो ये जो जनगणना थी ये डिफेक्टो कम डिजोरे मॉडल पर आधारित थी। जबकि स्वतंत्र भारत की जब मैं बात करता हूं तो प्रथम जो जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। बहुत अच्छा फैक्ट है भाई, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जब मैं बात करता हूं तो 1951 में जो प्रथम जनगणना हुई उस समय भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। इस स्लाइड में हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। लेकिन जब मैं बात करता हूं वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। देखो समझना बेटा, जब मैं बात करता हूं कि आधुनिक भारत की जो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन वो दशकीय नहीं थी। तो दशकीय की जब मैं बात करता हूं यानी कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल से, तो जो दशक की जनगणना हुई वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में। लेकिन वर्तमान जो राजस्थान है यानी कि एकीकरण जब पूर्ण हुआ 1956 में। उसके बाद जब मैं राजस्थान की बात करता हूं तो 1961 की जनगणना राजस्थान की पहली जनगणना थी। वर्ष 1911 से 1921 जो जनसंख्या का विभाजन वर्ष माना जाता है, यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। इसीलिए भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक जो वर्ष माना जाता है वो कौन सा है? 1921। एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ जब हम देखते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और इस समय पूरा विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा होता है। तो भारत उस समय औपनिवेशिक स्थिति में था और भारत से जितना भी धन दौलत थी वो पूरी की पूरी यूरोपीय शक्तियां अपनी ओर खींच रही थी, साथ में सैनिकों को अपनी ओर खींच रही थी। तो इस वजह से जो 1911 से 21 का जो वर्ष अवधि जो थी, 10 साल की जो अवधि थी, इस समय भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? विभाजक वर्ष। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब मैं बात करूं कि जनगणना 2011 जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ फैक्ट हैं वही, है ना। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना थी ये भारतीय इतिहास की तो थी 15वीं। कौन सी थी? 15वीं। 15वीं कैसे होगी? जब मैं बात करता हूं 1872 से लॉर्ड मेयो से जब मैं काउंट करता हूं तो 15वीं होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन से, तो मैं कहता हूं कि ये 14वीं दशकीय जनगणना है। लेकिन जब मैं स्वतंत्र भारत की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि 1951 में पहली जनगणना हुई थी और आप काउंट कर लीजिएगा 7वीं जनगणना है। लेकिन जब मैं राजस्थान की बात करता हूं तो ये जनगणना कौन सी है? 6ठी। क्यों है? क्योंकि 1961 में राजस्थान की पहली जनगणना दशकीय जनगणना हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना है वो भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना है।
15वीं कब होगी? जब मैं काउंट करता हूं 1872 से। लेकिन अगर दशकीय की बात करता हूं तो ये है 14वीं। लेकिन अगर इसके अलावा मैं स्वतंत्र भारत की पूछता हूं तो ये है 7वीं जनगणना, और राजस्थान की है ये 6ठी जनगणना। उस समय के तत्कालीन जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना के समय कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे भाई? डॉक्टर सी चंद्रमौली। अब इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, शानदार प्रश्न बनेगा कि 2011 की जनगणना का शुभंकर था। क्या था भाई? प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत शानदार प्रश्न बनेगा, सभी ये जो फैक्ट हैं बड़े शानदार बनेंगे। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका और हमारी जनगणना हमारा जो भविष्य है वो क्या है? आदर्श वाक्य है। ये जो जनगणना थी, इस जनगणना में कुल कुल 29 सवाल पूछे गए थे भाई, है ना। अच्छा प्रश्न है। 29 सवाल। विश्नोई संप्रदाय, 20 और 9 विश्नोई, है ना। विश्नोई संप्रदाय में नियम कितने हैं? 29, है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 121.09 करोड़। एक्चुअल में 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के प्रभाव से हम जनगणना नहीं कर पाए। अब अगर एक्चुअल में अपन बात करें तो ये 150 करोड़ से अधिक है भाई। 121 नहीं, बहुत बढ़ गई है। लेकिन हम आंकड़े कौन से पढ़ेंगे? 121.09 करोड़। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना को आधार वर्ष मानकर ही पूछे जाएंगे। तो हम कहें कि 121 करोड़ जनसंख्या हम लेके बैठे हैं, जो कि विश्व का 17.5% हिस्सा लिए हुए है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्षेत्रफल भारत 2.4% लिए हुए है विश्व का, लेकिन हम जनसंख्या लिए हुए हैं 17.5। कितनी जनसंख्या लिए हुए हैं? 17.5। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है? दूसरा। यानी कि हमारे पास केवल 2.4% क्षेत्रफल में हम 17.5% आबादी लिए बैठे हैं। अब देखो, इसमें से ये जो फैक्ट है ये पूरे यूं के यूं आपसे पूछे जाएंगे। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से पुरुष जो आबादी है वो है 51.47%। कितनी है? 51.47। लेकिन महिला कितनी है? 48.43। एक संख्या याद कर लो, दूसरी अपने आप माइनस हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कुल जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 68.8, जबकि शहरी जनसंख्या का अनुपात है 31.2%। जनघनत्व जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा प्रश्न बनेगा, फैक्ट का यूं प्रश्न बनेगा, छपेगा कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो आपको बताना है 382, 382। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की दशक की वृद्धि दर कितनी थी, तो आपको बताना है 17.7%। देखो बेटा, समझना, वृद्धि दर 17.7% है, जबकि विश्व की जनसंख्या क्या हम लेते हैं? 17.5%। लेकिन जब से जनगणना हुई है, अगर मैं देखूं कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस जनगणना के समय हुई, तो हम कह सकते हैं 1961 से 71। और कितनी रही? 24.80%। जबकि न्यूनतम कब रही? मैंने पीछे बात की थी, 1911 से 21 नेगेटिव रही थी 0.31%। आंकड़े देखो बेटा आप, सर्वाधिक वृद्धि दर रही कब? 1961 से 71।
कारण क्या था? क्योंकि 1947 में भारत आजाद होता है और भारत के लोग अपने आप को समझने लगे कि अब हम आजाद हो गई, खूब बच्चे जन्म हो गई, है ना। तो इन्होंने 61 से 71 की जो अवधि आती है, इस अवधि में खूब दबाकर बच्चों का जन्म होता है और कितनी बढ़ जाती है? 24.80%, जबकि न्यूनतम रहती है 1911 से 21 0.31%, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको नोट डाउन करना भाई, है ना। इसको आराम से नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लिंगानुपात जो है वो है 943, जिसमें शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाता है तो है 919। लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 919। साक्षरता दर टोटल जो है वो है 73%, 73%। कितनी है? 73% साक्षरता है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%, जबकि महिला साक्षरता है 64.6%। ये एग्जाम में संख्या यूं की यूं छपेगी आपके एग्जाम में, और यूं की यूं अपने को याद रखनी है। 73% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9, महिला साक्षरता 64.6%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 16.6, जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 8.61, और कार्यशील जनसंख्या है 39.8%। कितनी है? 39.8%। और शिशु मृत्यु दर है 34 प्रति हजार जीवित जन्म पर 34 की जो है शिशु मृत्यु दर है, जबकि मातृ मृत्यु दर है 167, और 167 कितने पर है? 1 लाख पर है बेटा, याद रखना। मातृ मृत्यु दर है 1 लाख पर, जबकि शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार जीवित जन्म पर। किस पर? जीवित जन्म पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छे से याद भी करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है ना। तो इसको अपन याद कर सकते हैं उमा बिहारी के प्यार में, उमा बिहारी के प्यार में याद कर सकते हैं शॉर्ट में। तो ऊ से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, बिहार, और पै से पश्चिमी बंगाल। याद रखना है अपने को, तो केवल अपने को तो प्रश्न सही करना है। कैसे याद रखोगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। तो क्या याद रखोगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, उमा बिहारी के प्यार में। जबकि अगर आप बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की, जब मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसको हम एक ट्रिक बना सकते हैं, सभी की नहीं बनेगी भाई, है ना, कुछ ही बन रही है। तो इसको मैं बना सकता हूं सिमी, कोई लड़की है सिमी और उसका फ्रेंड है अरुण, सिमी अरुण गोवा गए, घूमने गए भाई, सिमी अरुण गोवा गए। यानी कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले सिमी अरुण गोवा गए, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे जाते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। ये जो सारे हैं ये आपके क्या हैं? ये जो सारे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है, न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किनकी है? मेघालय की और अरुणाचल प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर दादर नगर हवेली और दमन दीव की है। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो एक कर दिए, जिस समय जनगणना हुई थी तो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे भाई। तो
तो आपको फैक्ट में यही पूछा जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की और केरल की। केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप और अंडमान। नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट की पावर जो भी आपको अच्छी लगे वो लगा देना, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि भारत का एकमात्र राज्य जहां ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो है नागालैंड। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाता है तो 1084 केरल में है, 996 जो है तमिलनाडु में और 993 आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाता है तो हरियाणा में है, हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर है। और केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं तो दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर तो अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है। जिस समय जनगणना हुई थी उस समय ये हमारा राज्य था भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, उसके बाद मिजोरम और गोवा। सर्वाधिक जो साक्षरता वाले राज्य हैं वो है केरल, मिजोरम, गोवा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो आपको बताना है लक्षद्वीप। लेकिन अगर न्यूनतम साक्षरता आपसे पूछी जाती है तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। कर्म से 3-3 का पेड़ पूछा जाएगा तो आपको न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, सर्वाधिक केरल की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां की है तो केरल की है। सेम है बेटा, सेम, केरल, मिजोरम। लेकिन गोवा, तीनों पुरुष साक्षरता में सेम है। देखो इधर भी केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा। लेकिन हम बात करते हैं अगर केंद्र शासित प्रदेश की तो ये भी सेम है, जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहां देखो राजस्थान हट गया और क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। पुरुषों में क्या आ गया, आंध्र प्रदेश, क्योंकि राजस्थान के जो पुरुष हैं वो बहुत पढ़ते हुए, तो यहाँ न्यूनतम में राजस्थान नहीं होगा। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करता हूं तो महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा है केरल, उसके बाद है मिजोरम और उसके बाद कौन है, त्रिपुरा। लेकिन जब मैं न्यूनतम साक्षरता की बात करता हूं तो बिहार, राजस्थान और झारखंड। कौन है, बिहार, राजस्थान और झारखंड। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, यानी कि भारत में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसके जस्ट अपोजिट अनुसूचित जाति की बात करें तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की, जबकि न्यूनतम है मिजोरम की। कहां है, मिजोरम की। अगर कार्यशील जनसंख्या आपसे पूछी जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक कहां की है, यूपी की। कहां की है, यूपी की। लेकिन न्यूनतम कहां की है, वो है सिक्किम। न्यूनतम कहां की है बेटा, सिक्किम। और सर्वाधिक कहां की है, यूपी की। कार्यशील जनसंख्या यानी कि सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग कहां है, यूपी में, जबकि न्यूनतम कहां है, सिक्किम में, है ना। ये जो है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है आपको अपने डिवाइन क्लासेज और डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा भाई, ये है ना। अब देखो, अब कुछ फैक्ट हैं भाई। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले महाराष्ट्र का तो ठाणे है और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना जो है। जिलों में जब मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक जनसंख्या लिए बैठा है महाराष्ट्र का तो ठाणे और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। लेकिन एक प्रश्न है, दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह है न्यूनतम आबादी का क्षेत्र है जहां केवल एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है ना। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश।
कुरुंग कुमे, क्या नाम है? कुरुंग कुमे। ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। कुरुंग कुमे कौन सा है? कुरुंग कुमे। और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर करता है। कितनी की है इसने? 113.5%। इन्होंने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की है कुरुंग कुमे, कुरुंग कुमे। लेकिन एक है लोंगलेंग जिला, जहां नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है, जहां माइनस में 58.39%। कितनी हुई है? माइनस में 58.39%। जब मैं बात करता हूं कि ये लोंगलेंग जिला कहाँ है, तो आपको बताना है ये नागालैंड में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एकमात्र राज्य जहां नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है वो कौन सा है? नागालैंड। और नागालैंड का लोंगलेंग जिला है जहां नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है, नकारात्मक। लेकिन जब बात करता हूं पुडुचेरी का, माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। जिला कौन सा है? माहे। माहे सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। दमन दीव का दमन जिला है जो न्यूनतम लिंगानुपात रखता है, न्यूनतम। सीधा प्रश्न छपता है बेटा, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं शेरचिप जिला, कौन सा जिला है? शेरचिप जिला, जो कि मिजोरम का है। और ये जो शेरचिप जिला है इसकी सर्वाधिक साक्षरता दर है भाई, सर्वाधिक साक्षरता दर है ना। शेरचिप जिला है जिसकी साक्षरता दर है 98.76%। कितनी है? 98.76। देखो बेटा, शेरचिप जिला है, जो कि आप हमेशा याद रखना कि जो 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 शिक्षित है, जो शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ की है? शेरचिप। कहाँ? मिजोरम में, मिजोरम में। उसके बाद जब मैं बात करता हूं, एक जिला है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का, जहां न्यूनतम साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है? 37.22%। अच्छा फैक्ट है, प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। वर्तमान की जो जनसंख्या नीति है वो 2000 में। लेकिन जब मैं बात करता हूं सन 1952 की, तो इसमें भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1952 में। और ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला था, ये भारत विश्व का पहला देश बन गया था भाई, भारत विश्व का पहला देश बना था, है ना। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की कब से शुरुआत होती है? 1952 से। कब से शुरुआत होती है? 1952 से, है ना। आराम से समझना। शेरचिप जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला अलीराजपुर है। प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में, वर्तमान जनसंख्या नीति 2000 में। कब आई थी? 2000 में, है ना। और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होती है 1952। मुख्य मुख्य जो फैक्ट हैं आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ दो फैक्ट और करवाता हूं मैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से आपको हल्का सा प्रश्न पूछा जा सकता है, नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो देखो, एक धर्म आधारित जनगणना 2011 जो है, इसकी डिटेल करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत धर्म आधारित जनगणना भी करवाई गई, जिसके आंकड़े 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए। और जो जारी किए गए उसमें बताया कि भारत में कुल 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं, जिनमें कौन कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। जिनका सबसे ज्यादा है 79.8% हिंदू, सेकंड है मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7% और बौद्ध है 0.7% और जैन है 0.4%। आपसे पूछा जा सकता है हिंदू सबसे ज्यादा है और सबसे कम कौन है? जैन। कौन कहता है ये बात? धर्म आधारित जनगणना हुई थी 2011, जो इसी जनगणना के साथ हुई थी, जिसके आंकड़े हुए कब जारी हुए थे? 25 अगस्त 2015 को। तो आप बता सकते हो कि भारत में मुख्य रूप से 6 समुदाय, धार्मिक समुदाय हैं। अब देखो, सामाजिक और आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना भी हुई 2011 में। और ये जो पहली जनगणना हुई थी, ये हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। शानदार प्रश्न बनेगा बेटा कि पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931, 1931 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पहली सामाजिक और आर्थिक और जाति आधारित जो जनगणना थी वो कौन सी थी? 2011।
और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 29 जून 2011 को। और कहां से होती है? एक गांव है सखोला ग्राम। और ये जो सखोला ग्राम है ये कौन से राज्य में पड़ता है? त्रिपुरा में। कौन से राज्य में? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में भी अगर बात पूछी जाए तो पश्चिमी जो त्रिपुरा है इस राज्य का एक गांव है सखोला ग्राम। यहां से स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक और आर्थिक और जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी, जो कि 29 जून 2011 को हुई थी। 29 जून 2011 को। अब समझो, ये जो अपने फैक्ट है ये पूरे मैंने आराम से आपको फैक्ट कंप्लीट करवा दिए भाई, है ना। अब इसमें आपको करना क्या है कि मैं एक बार शुरुआत से बता देता हूं। ये जो फैक्ट है इनमें आपको बिल्कुल अच्छे से तो नोट्स बनाने हैं। फिर इनमें देखो जहां जहां मैंने आपको बताया है कि ये फैक्ट, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो देखो पहली जनगणना स्वीडन में होती है, लेकिन दशक की कहां होती है? अमेरिका में। 5 मिनट में रिकैप करवा देता हूं। भारत के इतिहास की प्रथम जनगणना की जब बात करता हूं तो इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, लेकिन मध्यकाल में अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, इसमें भी उल्लेख मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत में जो उल्लेख मिलता है वो लॉर्ड मेयो के काल में मिलता है, लेकिन दशक की जनगणना जो थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। राजस्थान की जो प्रथम जनगणना थी वो 1901 में हुई थी। 1901 में 1911 की जनगणना सांगोपांग मॉडल पर आधारित थी, 31 की डिफेक्टो मॉडल पर, जबकि 41 की जो जनगणना थी वो डिफेक्टो कम डिजूरे मॉडल पर आधारित थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन था। राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 में हुई थी और जो महाविभाजक वर्ष है वो है 1921। इसके बाद जब मैं बात करता हूं कि कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिनमें हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि इस समय जो जनगणना आयोग थे चंद्रमौली थे, और 15वीं जनगणना है, 14वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है, जबकि राजस्थान की 6ठी जनगणना है। शुभंकर था प्रग्रहण शिक्षिका और आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मैं फिर बात करता हूं कि भारत की जनसंख्या कुल कितनी है? 121.09 करोड़ है, जिसमें से 51.47 पुरुष, महिला 48.43, ग्रामीण 68.8, शहरी 31.2। जब मैं बात करता हूं जनघनत्व की तो 382 व्यक्ति, वृद्धि दर है 17.7%। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं लिंगानुपात 943, साक्षरता दर 73%, अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6% और कार्यशील जनसंख्या 39.8%। फिर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और न्यूनतम सीमा अरुण गोवा गए। कहां गए? गोवा गए। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य जो हैं वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। फिर अपन बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की है, अरुणाचल प्रदेश के, न्यूनतम नागालैंड और केरल की है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। इसीलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता केरल के, न्यूनतम बिहार की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल के, न्यूनतम बिहार की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल के, न्यूनतम बिहार की है। तो आपको केवल एक बार याद करना केरल बिहार, तो जिसमें पुरुष भी है और महिला भी सेम है, कहीं भी चेंज नहीं करना है। फिर आ जाओ आप, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है और जनजाति जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, न्यूनतम उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति की तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम मिजोरम में। कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक यूपी में है और न्यूनतम सिक्किम में। और इसी के साथ आज का ये जो अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो फैक्चुअल टॉपिक था, पूरे के पूरे तथ्य थे, ये कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं भाई।